ममता बनर्जी वहां बहुत बुरी तरीके से सत्ता विरोधी लहर से जूझ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की सरकार के दौरान कांग्रेस को कहा कि सीबीआई जो है वो भारत सरकार का तोता है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद को पश्चिम बंगाल की राजनीति में स्थापित कर लिया है। आम की जब रैलियां होती हैं, लाखों लोग आज भी उमड़ते हैं। लाखों लोग, जो रैली शुरू होती है तो शुरू ही रहती है। देख के लगता है कि अरे वोट है नहीं, सीटें हैं नहीं, ये इतने लोग कहाँ से लेफ्ट की रैलियों में आ रहे हैं। जो कल लाल था वही भगवा है और तिरंगा तो तिरंगा है ही। जैसे कल तक जो बंगाल में कांग्रेस था, आज वो तृणमूल कांग्रेस है, और कल तक जो बंगाल में लेफ्ट था वो आज बीजेपी है। 2011 तक बंगाल में आसमान नीला और बंगाल लाल हुआ करता था। फिर एक महिला नेत्री का उदय होता है जिसको आज हम लोग ममता बनर्जी के नाम से जानते हैं, और वो बंगाल में वामपंथ की 33 सालों की सियासत को उखाड़ कर फेंक देती हैं। आज के डेट में जो भी भाजपा को भी मानते हैं वो भी ये मानते हैं कि ममता बनर्जी बड़ी बहादुर लेडी हैं। हमारे साथ कैमरा के फ्रेम में सिमरनजीत सिंह जी हैं। सरदार जी का जुड़ाव शुरू से जो है बंगाल से रहा है, बड़े मधुर संबंध रहे हैं, आते जाते रहे हैं। तो बंगाल की राजनीति को लेके इनसे हम समझेंगे और समझेंगे कि इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा। जहां सब लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा वहां बाबरी मस्जिद वाला जो मामला है उसको लेकर के जो है अपनी राजनीति को भजाने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी बनाम ईडी का मामला चल रहा है जिसमें उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है भारत के गृह मंत्री को। क्या मामला है और किसको एज है, सिमरनजीत जी? देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति को हम बाकी देश की राजनीति की तरह नहीं समझ सकते। बंगाल को समझने के लिए थोड़ा उसको हमें दूसरे तरीके से आज चिंतन करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में यह सच्चाई है कि ममता बनर्जी आज की तारीख में बहुत मजबूत हैं, लेकिन ममता बनर्जी वहाँ बहुत बुरी तरीके से सत्ता विरोधी लहर से जूझ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने खुद को पश्चिम बंगाल की राजनीति में स्थापित कर लिया है, ये सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि है। आज से अगर एक इलेक्शन पहले देखे तो मात्र 3 एमएलए उनके हुआ करते थे पश्चिम बंगाल में। आज उनके पास 77 विधायक पिछले विधानसभा में उनके जीते। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार बनाना सिर्फ कामयाबी नहीं हो सकती। हालांकि अमित शाह जैसे जो राजनीति के चाणक्य जो माने जाते हैं, उनके लिए सरकार बनाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो 3 विधायकों वाली पार्टी को 77 तक पहुंचना, ये अपने आप में एक बड़ी और गौरवान्वित करने वाली उपलब्धि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए है। पश्चिम बंगाल की राजनीति को हम ध्यान से देखें तो रह गई बात ईडी की कार्रवाई की, तो देखिए, जो सत्ता में होता है वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करता है। अगर हम निष्पक्ष होकर बात करें तो जब केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी सीबीआई को सरकार का तोता बताया था। हाँ, ये अलग डिस्कशन का मुद्दा हो सकता है कि कौन सा राजनीतिक दल केंद्रीय एजेंसियों का ज्यादा उपयोग या दुरुपयोग करता है। संभव है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के आलोचक हैं तो आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग ज्यादा करती है, और वो पश्चिम बंगाल में कर रही है। लेकिन विपक्ष के नाते ममता बनर्जी जो प्रतिकार कर रही हैं केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का, वो आपकी बातों को सही साबित करता है कि वो इस देश की सबसे मजबूत विपक्षी नेता, सबसे बहादुर विपक्षी नेता, और एक महिला के रूप में तो क्या ही कहा जाए, उनका रौद्र रूप तो अभी सबने देखा। जांच एजेंसियों में कम किसने इस्तेमाल किया, ज़्यादा किसने इस्तेमाल किया, उसको अगर दरकिनार करके देखा जाए तो क्या सिमरनजीत सिंह ये मानते हैं कि कांग्रेस ने भी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मेरे मानने ना मानने से क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की सरकार के दौरान कांग्रेस को कहा कि सीबीआई जो है वो भारत सरकार का तोता है। बाकी इसके बाद कुछ कहने सुनने की गुंजाइश नहीं बचती। मौजूदा वक्त में हम देख रहे हैं कि एसआईआर को लेकर के इलेक्शन कमीशन पे सवालिया निशान खड़ा किया जाता है। ईडी सीबीआई तो लंबे वक्त से कटघरे में खड़ा होते रहे हैं। तो क्या सही में अभी जिनके हाथ में सत्ता है वो सत्ता का दुरुपयोग कर सत्ता को पाने के लिए प्रजातंत्र को खंडित कर रहे हैं? देखने में तो ऐसा ही लगता है। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, देखा आपने किस तरीके से जो पीठासीन पदाधिकारी थे, वो जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों का जो टिक किया हुआ जो बैलेट पेपर था, उसी को खारिज कर रहे थे
ये कैमरे के सामने दिखा। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि जो विपक्ष कह रहा है वो पूरी तरीके से बात सही है, लेकिन विपक्ष इस देश की एक बड़ी ताकत है। विपक्ष के साथ भी देश के एक बड़ी आबादी की जवाबदेही भी है और उनके साथ विश्वास भी है। आप विपक्ष की आशंकाओं को दरकिनार नहीं कर सकते। अगर विपक्ष कुछ कह रहा है, संसदीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ मिलकर संसदीय लोकतंत्र परिपूर्ण होता है। और अब विपक्ष अगर कोई आशंका जता रहा है, अगर वो कोई संदेह है, तो विपक्ष के जो दावे हैं, जो विपक्ष के जो संदेह हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि अगर विपक्ष कह रहा है तो गलत ही कह रहा है। वैसे भी इस देश में परंपरा चल पड़ी है कि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलें तो आपको तुरंत देशद्रोही बता दिया जाता है, आपको तुरंत गद्दार बता दिया जाता है, और ये बहुत ही तृतीय श्रेणी की मानसिकता है। इससे बाहर निकलने की जरूरत है। बंगाल के चुनावों पर जब हम बात करते हैं तो मुख्य तौर पर दो ही दलों की बात होती है। पहली तृणमूल कांग्रेस है और दूसरी भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन हम भूल जाते हैं उस स्थिति को जिसमें 33 सालों तक वाम दल जो है ना ही सिर्फ प्रासंगिक राजनीति की है बल्कि वहाँ सरकार में भी रही है। आंकड़ों में देखा जाए तो ये सबसे लंबा कार्यकाल किसी पार्टी का किसी राज्य पर शासन का रहा है, वहां सरकार का रहा है। अब सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि वाम दल इतना कैसे कमजोर हो गया, जो 2011 तक 33 सालों तक वहां सरकार में रही, वो वाम दल इतना कैसे कमजोर हो गई कि वो इतना अप्रासंगिक है कि उसकी बातचीत भी होना बंद हो गई है। नहीं, इसके पीछे जो मैं आपको बताऊं रमणीक जी, जो मैंने समझा है, वाम दल पश्चिम बंगाल की सत्ता में थे। दरअसल जिस लेफ्ट की हम बात करते हैं, जिस कम्युनिज्म की बात करते हैं, साम्यवाद नहीं, जिस वामपंथ की हम बात करते हैं, वो वामपंथ वैचारिक आधार पर जो टिका हुआ वामपंथ है वो है। लेकिन जो सीपीएम की सरकार चल रही थी बाकी दूसरे लेफ्ट धड़ों के साथ मिल करके, वैचारिक धरातल पर वो उस तरीके से मजबूत नहीं थी। वो सिर्फ सरकार चला रही थी, वो सिर्फ सरकार चला रहे थे, ना कि उन्होंने धरातल पर अपने आधार को कहीं पुष्ट करने का कोई प्रयास किया। और जो कल लाल था वही आज बंगाल में भगवा है, जो कल लाल था वही भगवा है। और तिरंगा तो तिरंगा है ही। जैसे कल तक जो बंगाल में कांग्रेस था आज वो तृणमूल कांग्रेस है, और कल तक जो बंगाल में लेफ्ट था वो आज बीजेपी है। तो जब उन्होंने अपने वैचारिक धरातल को मजबूत नहीं किया तो ये सत्ता की लड़ाई बन गई। एक पार्टी की सत्ता थी, दूसरी पार्टी ने उसको चुनौती दी, पहले वाले की सत्ता चली गई, दूसरे वाले की सत्ता आज सामने है। तो बस यही सब कुछ रहा। तो जो लेफ्ट के जो लोग थे, सिर्फ मेरी बात को आप समझने का प्रयास करिए, वो ऐसा नहीं था कि वो कम्युनिज्म के विचारों को फॉलो कर रहे थे, वो सर्वहारा वर्ग की बात कर, वैसा कुछ था ही नहीं। वो एक सत्ता में बनी हुई पार्टी थी, उसके साथ लोग खड़े थे। सवाल ये भी उठता है कि जिस धारा को हम देखते हैं कि 2024 लोकसभा में जो सारे लोग एकजुट होकर के मोदी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था, एनडीए सरकार के खिलाफ जो है चुनाव लड़ा जा रहा था, वो सारे लोग कमोबेश बंगाल में अलग हैं। तृणमूल कांग्रेस अलग है, वाम अलग है, और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भी वहाँ जो है अलग ही है। नहीं, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं आपको करेक्ट कर दूं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ सब लोग एक होकर लड़ रहे थे, ऐसा कैसे कह सकते हैं? दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, पंजाब में अलग अलग लड़ रहे थे, बंगाल में सब लोग अलग अलग लड़ रहे थे, केरल में कांग्रेस और लेफ्ट अलग अलग होकर लड़ रही थी, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में तो अलग अलग नहीं, नरेंद्र मोदी का ही गठबंधन था। तो क्या हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी कांग्रेस के खिलाफ सभी दलों को एकजुट करके लड़ रहे थे? ऐसा कुछ नहीं था। अब देखिए, बंगाल में आप जाएं, दरअसल हमारे यहाँ एक परंपरा सी क्या हो गई है कि हम लोग हर चीज़ को सीटों में देखने लगते हैं, हमें वोटों में भी देखने की ज़रूरत है। जब मैं कहूँगा कि आप एक बार बंगाल ज़रूर घूमने जाएं इस चुनाव के पहले। आप जब जाएंगे वहाँ आप देखेंगे, अगर जब भी वहाँ आज भी वहाँ वाम फ्रंट बोलते हैं, वाम जैसे हम बोलते हैं तो बांग्ला भाषा में वाम फ्रंट बोलते हैं। वाम की जब रैलियाँ होती हैं, लाखों लोग आज भी उमड़ते हैं, लाखों लोग। जो रैली शुरू होती है तो शुरू ही रहती है, देख के लगता है कि अरे वोट है नहीं, सीटें हैं नहीं, ये इतने लोग कहाँ से लेफ्ट की रैलियों में आ रहे हैं। तो आज भी उसका धरातल कहीं ना कहीं मजबूत है। और पता है, लेफ्ट का जो संघर्ष करने की जो ताकत है वो बंगाल में दिखती है। वो संघर्ष वैसा ही कर रहे हैं बंगाल के छोटे से छोटे मुद्दे पर। हाँ, ठीक है कि उनका आईटी सेल नहीं है, उनकी मीडिया पर जो मुख्य धारा की जो मीडिया है उस पर पकड़ नहीं है, लेकिन संघर्ष करते हुए वो आपको वैसे ही सड़क पर नजर आएंगे। कम से कम कांग्रेस से ज़्यादा संघर्ष
वाम दलों के लोग करते हैं, लेकिन पिछले चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन था पश्चिम बंगाल में, जो शायद इस बार भी रहेगा। अब ज़रा एक लाइन में कांग्रेस की भी भूमिका बता दीजिए, क्योंकि लंबे वक्त तक भारत में जो है कांग्रेस का सरकार रहा है। हमने बिहार में देखा कि वो लोग सिंगल डिजिट में आ गए, ऐसी स्थिति में आ गए कि एक सांसद जो कि एनडीए से आती हैं, उन्होंने कह दिया कि जितनी उनकी हाथ में उंगलियां हैं उतने ही सांसद बचे हैं। कांग्रेस की भूमिका बंगाल में क्या रहने जा रही है? कांग्रेस की भूमिका बंगाल में यही है कि कांग्रेस खुद बंगाल में खुद को मजबूत नहीं करना चाहती है, क्योंकि बंगाल चुनाव में 2-3 महीने का वक्त बचा है। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप वहां दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि कांग्रेस ने पिछले दिनों ही वहां पर अपने नेतृत्व का परिवर्तन किया है। शुभंकर सरकार वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और अभी आपको मैं बता दूं कि एक सांसद है उनका, एक सांसद उनके बड़े मजबूत हुआ करते थे, अधीर रंजन चौधरी, जो यूसुफ पठान से पिछली बार हार गए। और एक बड़ी नेता तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद मौसम नूर, जो मालदा मुर्शिदाबाद का जो इलाका है, हालांकि ये बिहार से सटा हुआ इलाका है, उसमें बड़ी एक मुस्लिम लीडर मानी जाती हैं और ख़ानदानी लोग हैं। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन किया है 2 दिन पहले। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस भी चीज़ों को समझ रही है। कांग्रेस अगर खुद को मजबूत करने का प्रयास करेगी बंगाल में, तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। जाते जाते सबसे आखिरी सवाल आपसे हम ये लेना चाहेंगे कि जिस असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी कभी कह देती है कि वो वोट कटवा है, तो सही में असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में किसके लिए फील्डिंग सेट कर रहे हैं? क्या वहाँ परिणाम होने जा रहे हैं? और AIMIM को क्या प्राप्त होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए कि लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है। ठीक बात है। किसी भी राजनीतिक दल को बी टीम, सी टीम कहना, ए टीम कहना, मुझे लगता है कि अलोकतांत्रिक बात है। और हमारा भारत जो है ये बहुदलीय लोकतंत्र में यकीन रखता है। जितने ज़्यादा, और लोकतंत्र के लिए सबसे श्रेष्ठ क्यों माना गया बहुदलीय लोकतंत्र को, कि जितना ज़्यादा विकल्प जनता के पास होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। असदुद्दीन ओवैसी एक अच्छे नेता हैं, अच्छा बोलते हैं, और हाँ, ये संभव है कि उनके चुनाव लड़ने से किसी खास राजनीतिक दल को फ़ायदा होता है और किसी को नुकसान भी होता है। तो ऐसा नुकसान और फ़ायदा हर जगह होते रहता है। बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी भी उसी भूमिका में है जिस भूमिका में AIMIM है। अब रह गई बात पश्चिम बंगाल की, तो मेरा मानना है कि 2011 की जनगणना में वहाँ पर लगभग 27% मुस्लिम आबादी थी। अब लगता है कि 30% के आसपास होगी। पश्चिम बंगाल के लोग, जो बाबरी मस्जिद का प्रकरण आया, जो हुमायूं कबीर TMC के निलंबित विधायक हैं, जो वो प्रकरण लेके आए, तो पश्चिम बंगाल की जो मुस्लिम आबादी है वो बिहार की तरह नहीं है मुझे लगता है। और ममता बनर्जी का नियंत्रण है वहाँ मुस्लिम वोटरों पर, और देश के बाकी हिस्सों से बंगाल का हिंदू मुस्लिम वाला जो माहौल है वो अलग है। वहाँ आज भी जो कम्युनल हार्मोनी जिसको कहते हैं बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी एक समय में वहाँ खूब मजबूत हुई, आप देखेंगे 22 सीटों तक चली गई थी मुझे लगता है, और फिर आज फिर खिसक के 12 पर आ गई है। तो भाजपा जो चाहती थी वो हो नहीं पाता है। पश्चिम बंगाल में वहाँ का जो बंगाली अस्मिता का जो सवाल है, जो ममता बनर्जी बार बार उठाती रहती हैं, वो एक बड़ा फैक्टर है, और वो बंगाली और बंगालियों को एक कर देता है। बंगाली हिंदू, बंगाली मुस्लिम ये एक हो जाते हैं भाषा के नाम पर, अस्मिता के नाम पर। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी वहाँ बहुत कुछ कर पाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाए, अमित शाह कुछ नहीं कर पाए। वहाँ के लोग कहते हैं कि भाई ये बाहरी हैं, उनको सीधे बाहरी बताते हैं मोदी। लेकिन मुद्दा तो है कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद का मामला उठाया उनको TMC से बाहर का रास्ता दिखाया गया। मुसलमान जो है कहीं ना कहीं कमोबेश TMC से नाराज तो हो सकते हैं या हुए हैं। नहीं, हुमायूं कबीर का जो संबंध है वो नरेंद्र मोदी से भी रहा है, भारतीय जनता पार्टी से भी रहा है, कांग्रेस से भी रहा है। हुमायूं कबीर अगर कोई बड़ी भूमिका निभाएं तो कुछ बात हो सकती है, लेकिन जो गैप है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के वोटों का, वो कम से कम इस ओर इशारा नहीं करता। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा फैक्टर कि ममता बनर्जी अपनी कार्यकाल में सर्वाधिक सत्ता विरोधी लहर से इस वक्त जूझ रही है। और मैं आपके दर्शकों को एक जानकारी दे दूं कि पिछली बार भी बंगाल में ऐसे ही कमोवेश हालात थे, लेकिन तब जो बंगाली मतदाता था वो तृणमूल कांग्रेस के विरोध में नहीं था, ममता बनर्जी के विरोध में नहीं था।
जो बाहरी लोग हैं, प्रवासी लोग हैं, वही ज़्यादा वहाँ बीजेपी के पक्ष में बोल रहे थे। लेकिन इस बार जो मूल बंगाली मतदाता है वो भी तृणमूल कांग्रेस की सरकार में, बहुत प्रकार की सरकारें लंबी चलती हैं तो बहुत कमियां होती हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, और सरकार वहाँ इस लहर से जूझ रही है। शिकायत बहुत है लोगों की, शिकायत बहुत है लोगों की। और हमने देखा पहले कि लाल रंग बनाम तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई हुई और वही लड़ाई टर्न होके भगवा बनाम टीएमसी की हो गई है। ऐसा हम नहीं, सिमरनजीत सिंह जी कह रहे हैं। आपने सुना कि और ये क्या कह रहे हैं बंगाल को लेकर के, इनका मानना क्या है। और इनका कहना है कि वहाँ वोटिंग पैटर्न में इतना बड़ा गैप है जिसको असदुद्दीन ओवैसी या कोई भी XYZ फुलफिलमेंट नहीं कर सकते हैं, किसी के पक्षधर नहीं बन सकते हैं। इस बातचीत का सार क्या निकल करके आता है और आप इस बातचीत से कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मेरा नाम रमनिक राज है, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।